हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लिया। तो ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे यानी एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं उसको हम लोग को सही जजमेंट करना है। और ये किस पे डिपेंड करता है, इज इट क्लियर? जनरली ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे। जनरली आपने देखा होगा हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन अगर ऐसे इलेक्ट्रोड ले ले जो पार्टिसिपेट करते हैं तब आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया Cu aqueous CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो इस बार प्लैटिनम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैंने केस बदल दिया और कहा aqueous CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी अब कॉपर तो भाई इनर्ट नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करेगा। इसी चीज को हमें पता करना है क्या रोल प्ले करेगा। या जैसे मैंने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोल नहीं है, आराम से रिएक्शन प्रोसीड होगा। लेकिन अगर मैंने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, मतलब जिसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड भी उसी का बना हुआ, तो इस केसेस में क्या होने वाले और ये कहां यूज होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? बट पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी समझ लेंगे, थोड़ा ट्रिक समझ लेंगे, फिर डिटेल थ्योरीज पे जाएंगे। डन सर? बहुत अच्छी बात है। तो जो अभी मैंने बताया वही लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए आपके दो कंडीशन आएंगे। पहला क्या, इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन and thus act only as a source or sinks for electron, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला aqueous solution of CuSO4 using PT इलेक्ट्रोड, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं aqueous solution of Cu using copper इलेक्ट्रोड, यानी सेकेंड केस, इफ द इलेक्ट्रोड आर रिएक्टिव दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इस केस में इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन पे, यानी जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड है उसमें जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो चेंज होंगे। इसी चीज को अब हम पढ़ने वाले हैं। डन सर? बहुत अच्छी बात है। आइए एक एक करके चीजों को इलाबरेट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम इजी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक, मैंने ले लिया मॉल्टेन NaCl। ठीक है, अब आपको पता है मॉल्टेन NaCl है तो ये किस में ब्रेक होगा सर, Na+ और Cl- में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है एनोड पे कौन दादा जाने वाले हैं, एनोड पे प्लस का साइन होता है तो माइनस जाने वाला है। Cl- ने क्या किया, Cl2 बनाया, बैलेंस किया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। अब मैं बोलूँ कैथोड पे क्या होने वाला है, तो आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन है, यानी कैथोड पे कौन जाएंगे, Na बाबा जाएंगे। Na+ ने क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, Na बना दिया। बैलेंस कर दो, 2, यहाँ पे क्या 2, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑलवेज भी इक्वल टू क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन गेन। आया समझ में? इस यहां कोई मारामारी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि एक आपका कैटायन था, एक आपका एनायन था। लेकिन चीजें तब टफ होने लगती है, तब कंप्लेक्स होने लग जाती है जब मैं ऐसा ले लूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब अब ये ऐसा कंडीशन है, H2O भी है और NaCl है, इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं। क्लियर? अब अगर मैं देखूं तो H2O भी तो डिसोसिएट होता है, यस, H2O भी तो दे सकता है H+ और OH- आयन, यस, और NaCl भी तो देता ही है Na+ एंड Cl- आयन। अब इस केस में देखो आपके पास 2 कैटायन और 2 एनायन हो गए, यानी अब आपके पास चॉइस है। अब बोलो एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा। जैसे मैं बात करूं H+ और Na+ की, तो आपको पता है इन दोनों में से एक ही मूव करेगा, और वो मूव कहां करने वाला है सर, कैथोड पे मूव करने वाला है। तो कैथोड पे जाएगा कौन, H+ या Na+? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो जो 100% मतलब मैक्सिमम केस में वैलिड है। जो सबसे स्मॉल होता है, जो लेस बल्की होता है, वो सबसे पहले मूव करेगा। आपको ये समझ में आ रहा है H+ और Na+ में लेस बल्की कौन है, स्मॉल कौन है, H+, तो वो जल्दी मूव करेगा। इज इट क्लियर? ये हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर और Hg के केस को छोड़कर। वो भी क्यों और क्यों नहीं, मैं थ्योरी से समझाऊंगा। तो अगर मैं बोलूं H+ और Na+ में, तुरंत दिमाग की बत्ती जली, प्रेफरेंशियल
प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी नहीं पता, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पता, तो जब सबसे छोटा भाई है, सबसे छोटा कौन है, H प्लस है, वो जल्दी मूव करेगा, तो सीधा H प्लस जाएगा, H प्लस क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, H2 बन गया। आया समझ में? यस। तो जब चॉइस हो तो चॉइस को ऐसे हम लोग पार करते हैं। डन। अब मैं बात करूं एनोड पे, फिर से चॉइस आपको लेना पड़ेगा। अब आप बहुत अच्छे से देखो, OH माइनस है और Cl माइनस है, क्या ये बल्कि है? O भी है, H भी है और ये Cl माइनस है, तो बताओ कौन लेस बल्कि है? Cl माइनस है, तो कौन जाएगा? Cl माइनस जाएगा। Cl माइनस क्या बना? Cl2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो ये ट्रिक ऑलमोस्ट 90% आपका वैलिड है। इज इट क्लियर? हाँ, ऐसे उसको समझो, आपके पास एक्टिवा है और आपके पास कार है, और अगर ट्रैफिक जैम है तो सबसे पहले कौन निकलेगा? एक्टिवा निकलेगा ना, तो जो लेस बल्कि हो वो जल्दी से मूव करता है। ये तो आपकी ट्रिक हुई, थ्योरी में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये चीजें समझ में आई? यस। तो अब मैं इसको यहां से रब करके, आप पहले रब करने से पहले इसको समझा देता हूं। अगर मैं मॉल्टेन NaCl लिया तो मुझे एनोड पे Cl2 और कैथोड पे क्या मिला? Na मिला। बट अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया तो देखो इस बार कैथोड पे क्या मिला मुझे? H2। बदल गया कंडीशन। तो चीजें समझ में आई? तो आपको देखना होगा कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलने वाले हैं? प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। डन सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब रिएक्शन में क्या बचा? H2 हो गया, Cl2 आयन भी गए, बचा कौन? Na प्लस और OH माइनस, यानी ये दोनों आपस में मिलके थर्ड प्रोडक्ट इस रिएक्शन में क्या बना देंगे? NaOH बना देंगे। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन में भी होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया ना। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। डन। अब एक एक करके चीजों को समझो फिर से। जैसे मैं बोलूं H प्लस हो और Na प्लस हो, बोलो कौन जल्दी भागेगा? सर H प्लस, आपके ट्रिक से। अगर मैं बोलूं H प्लस हो और K प्लस हो, कौन भागेगा? सर H प्लस हो भागेगा। अगर मैं बोलूं OH माइनस हो और Cl माइनस हो, कौन भागेगा? सर Cl माइनस भागेगा। अगर मैं बोलूं OH माइनस हो और SO4 2 माइनस हो, अब कौन भागेगा? ये देखो ज़्यादा बल्कि है तो ये भागेगा। अगर मैं बोलूं OH माइनस हो और PO4 3 माइनस हो, तो बोलो कौन भागेगा? सर फिर से OH माइनस भागेगा। आया समझ में? अगर मैं बोलूं H प्लस हो और उसके बाद Zn2 प्लस हो, तो बोलो कौन भागेगा? H प्लस भागेगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आपको जो कॉमन है H प्लस हो और Cu2 प्लस हो, या H प्लस हो और Ag प्लस हो, याद रखना ये सबसे कॉमन आते हैं, तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है। इस बार H प्लस नहीं भागेगा, Cu2 प्लस और Ag प्लस भागेगा, यानी H प्लस का लिमिटेशन है। क्लियर सर? यस। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ऑलमोस्ट वैलिड है। और क्यों नहीं वैलिड है? क्यों Cu2 प्लस और Ag प्लस के केस में ये वैलिड नहीं है? तो दादा इसके लिए आती है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो सर प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या होता है, मैं बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आयन विल डिपॉजिट फर्स्ट if there is a 2 cation or 2 anion are present. That ion will deposit first in their respective electrode which require less energy, means which deposition potential is less. जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल और डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो वो सबसे पहले डिपॉजिट होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इसको और एक टर्म्स में समझो कि सर डिपोजिशन और डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल एट which an ion deposited to their respective electrode is called deposition और discharge potential। तो जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा डिपोजिशन के चांसेस क्या होंगे? उतने ही ज्यादा होंगे। आ गया समझ में? इसी को बोलते हैं प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब सर इसको कैसे समझे, कैसे याद करें? देखो, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो आपको पता है जो मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव में होती है। क्लियर? और हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस है। हाइड्रोजन का क्या लेते हैं? 0। हाइड्रोजन से नीचे सारे नेगेटिव, और जितने भी नेगेटिव वैल्यू हो मैक्सिमम किसके लिए होती है? मेटल के लिए होती है। तो ऐसे मेटल जिसके लिए नेगेटिव वैल्यू हो रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो
उस केस में हाइड्रोजन पहले मूव करेगा, वो मेटल मूव नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे मेटल जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में हो, लाइक Cu2 प्लस Ag प्लस, इस केस में ये मेटल्स मूव करेंगे, H प्लस मूव नहीं करेंगे। एकदम सिंपल है। अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो H प्लस मूव करेगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो पर्टिकुलर मेटल मूव करेगा। इज इट क्लियर? इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। डन। इसको सर और थोड़ा इलाबरेट कीजिए, मैं करता हूं। जैसे देखो, ये H प्लस कहां है मेरा? यहां। अब H प्लस को बॉर्डर मान लिया, ये सब की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ये जितने भी देख रहे हो इन सब की वैल्यू क्या है दादा मेरे? नेगेटिव है। तो अगर H प्लस के साथ ये कोई भी आयन तुमको दिखे तो कौन सबसे पहले डिस्चार्ज होगा? H प्लस। किसके फॉर्म में? H2 के फॉर्म में। इज इट क्लियर? अब H प्लस से इधर जितने भी हैं इनकी सब की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर ये H प्लस के साथ रहे तो कौन डिस्चार्ज होगा? ये मेटल डिस्चार्ज होंगे। जैसे कॉपर और सिल्वर सबसे कॉमन आपको दिखेगा। तो अगर सब कुछ भूल जाओ तो बस याद रखना, कॉपर और सिल्वर हो तो इस बार H प्लस जाके H2 नहीं बनाएगा। कौन जाएगा? कॉपर और सिल्वर जाएगा। रेस्ट मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट केसेस में क्या होंगे? हाइड्रोजन जाएंगे, यानी हाइड्रोजन डिस्चार्ज होंगे, यानी H2 बनने वाला है। इज इट क्लियर? तो इसी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, यानी जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल कम वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। इसको कैसे रिलेट किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से? आ गया? हाँ सर, थोड़ा और थ्योरी इलाबरेट कर दीजिए। तो चलो मैं थोड़ा और थ्योरी आपको इलाबरेट करके बता देता हूं। जैसे मेरे पास ये आ गया, डेटा के साथ देख लो, है ना। अब जैसे आप इस चीज को देखो, जैसे लिथियम 2 प्लस क्या है? माइनस है, तो H प्लस के साथ Li प्लस रहे तो कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। उसी तरह से मैं K प्लस की बात करूं तो देखो फिर से ये माइनस में है। उसी तरह से अगर मैं आपकी बात करूं Ca2 प्लस की तो देखो ये भी माइनस में है। समझ रहा है? फिर आगे आ जाओ, फिर मैं Zn की बात करूं तो ये भी देखो माइनस में है। उसके बाद अगर मैं H प्लस की बात करूं तो ये तो जीरो है, मींस ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। उसके बाद अगर मैं कॉपर प्लस की बात करूं तो ये देखो प्लस में है। तो इसीलिए जब हाइड्रोजन H प्लस और Cu2 प्लस रहे तो कौन जाएगा? Cu2 प्लस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है? आपकी प्लस में है। तो अगर ये भूल जाओ, क्योंकि इसके लिए पूरा और पढ़ना पड़ेगा, पूरा याद रखना पड़ेगा, तो सिंपल है, सिर्फ Cu और Ag के केस में मेरा ये ट्रिक वैलिड नहीं है, बाकी मैक्सिमम केस में वैलिड है, क्योंकि Cu और Ag ही कॉमन आता है, Au Pt बहुत रेयर आते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आते हैं थोड़ा और, जैसे बाकी सबका आप देख सकते हो। अब हम लोग बैक साइड आते हैं। बैक साइड आके फिर से हम लोग थ्योरी को और अच्छे से समझते हैं, एक और प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे चीजें हमारे लिए क्या होंगी? और भी आसान हो जाएगी। जैसे मैंने NaCl और एक्वस NaCl दोनों का केस बता दिया। अब अगर मैं बोलूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, इस जगह पे मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे केस में मैं ले लेता हूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, क्लियर। और इस केस में मैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेता हूं। तब क्या होने वाला है, याद रखना इस चीज को, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, लेकिन कॉपर तो इनर्ट तो नहीं होता, यानी रिएक्शन तो होगा, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो होगा। यस, तो जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सिंपल तोड़ो, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर भी है, वाटर किस में ब्रेक होता है? H प्लस एंड OH माइनस में। उसके बाद CuSO4 है, CuSO4 क्या देगा? Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस देगा। तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल गई, एनोड पे कौन दादा जाने वाले हैं? एनोड पे तो नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव में बोलो ये OH है और ये SO4 है, लेस बल्कि कौन है? OH है, तो तुरंत OH चला गया। जब भी OH जाता है तो मिलता है ऑक्सीजन। इसको बैलेंस याद रखना, हमेशा ऐसा ही रहता है, हाफ O2 प्लस वाट H2O। रिलीज कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, ये याद रखना। यानी OH से क्या बना? O2 बन गया, यानी एनोड पे हमें क्या मिल गया? ऑक्सीजन गैस मिल गया। डन सर, डन। अब आ जाओ कैथोड पे। अब मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे हमारे पास
H प्लस भी है और Cu2 प्लस है। अभी बताया कहाँ वैलिड नहीं है, Cu2 प्लस के केस में। तो कौन जाएगा, Cu2 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। यानी एनोड पे आपका बना O2 और कैथोड पे क्या बना, हमारे कॉपर बन गए। क्या चीजें समझ में आई, आ गया। क्योंकि इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था, इनर्ट इलेक्ट्रोड था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब कॉपर इलेक्ट्रोड है तो याद रखना दादा, इसी प्रोसेस का यूज होता है रिफाइनिंग में। मेटल्स की जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, इसमें इसी चीज का यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है जानते हो बच्चों, इसमें इम्प्योर मेटल लिया जाता है, या मान लो मैंने यहां कॉपर लिया है तो इम्प्योर कॉपर रॉड लिया जाता है एक साइड, और दूसरे साइड लिया जाता है प्योर कॉपर रॉड। इम्प्योर कॉपर रॉड बिहेव करता है एज अ एनोड और प्योर कॉपर रॉड बिहेव करता है एज अ कैथोड। सर कैसे, मैं बताता हूं। इसमें जो आपको पता है कॉपर रॉड का भी इन्वॉल्वमेंट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड तो है नहीं, तो इसमें रिएक्शन कैसे होता है, एट एनोड पे होता है Cu। एनोड पे लाइफ टाइम क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। तो Cu से बना Cu2 प्लस, क्या बना मैंने, Cu से क्या बना, Cu2 प्लस। ये एनोड पार्ट का रिएक्शन है। तो अब अगर मैंने इम्प्योर मेटल लिया तो इम्प्योर, जैसे सपोज करो ये इम्प्योर मेटल रॉड है, इम्प्योर मेटल रॉड है, इसमें से क्या हो गया, जो प्योर Cu है वो किसके फॉर्म में बाहर आ गया, Cu2 प्लस के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ गया। क्लियर टू यू, गॉट इट। अब इस साइड मैंने कैथोड पे जो है वो प्योर मेटल लिया, प्योर मेटल लिया। अब इस प्योर मेटल पे आपको पता है कैथोड, कैथोड पे कौन सा साइन होता है, माइनस। तो यहां से जो प्योर मेटल Cu2 प्लस से निकला वो यहां जाके डिपॉजिट होने लगेगा। यानी इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर निकल के प्योर कॉपर, प्योर मेटल की तरफ चला जाएगा, जिसके चलते ये रॉड धीरे धीरे पतला होने लग जाएगा। इसमें सिर्फ कुछ देर बाद सिर्फ इंप्योरिटीज बचेगी और प्योर मेटल जाके ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है सर, रिडक्शन। यानी ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, Cu। देखो यहां से Cu किसके फॉर्म में बाहर निकला, Cu2 प्लस के फॉर्म में। कहां चला गया, प्योर मेटल पे, मतलब कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। यानी Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। यानी इम्प्योर मेटल से हम प्योर मेटल निकाल लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो आपको चीजें समझ में आई। सेम इलेक्ट्रोड रहा तो क्या होगा, बिल्कुल सर। और भी एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। मैं जैसे ले लेता हूं आपके पास AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया, AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया। इसका मैंने केस ले लिया, पहले केस में मैंने ले लिया PT इलेक्ट्रोड। क्या ले लिया, PT इलेक्ट्रोड। और दूसरे केस में मैंने क्या ले लिया, AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया। और इस केस में मैंने ले लिया Ag इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो अब क्या गेम होगा, वही गेम होगा। क्या यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रोड, नहीं। क्या यहां पे इन्वॉल्वमेंट है, हाँ सर। तो तुरंत दिमाग की बत्ती समझ, जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो समझ जाना इसमें जो इम्प्योर सिल्वर है वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एनोड जैसा। क्योंकि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इम्प्योर सिल्वर से सिल्वर किसके फॉर्म में बाहर आएगा, Ag प्लस के फॉर्म में बाहर आएगा। और ये Ag प्लस कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, जो किससे बना हुआ है, प्योर सिल्वर से बना हुआ है। और कैथोड पे लाइफ टाइम क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। यानी Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, Ag बन गया। देखो एक जगह ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन। यानी ये प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए, जिससे इम्प्योर कॉपर को हम, इम्प्योर कॉपर या इम्प्योर सिल्वर को हम प्योर फॉर्म में यानी कैथोड पे जाके डिपॉजिट कर लेते हैं, जिसके चलते जो इंप्योरिटीज होती है वो सब बाहर आ जाती है। आया समझ में, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो आपको पता है Ag किस में ब्रेक होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में। सॉल्यूशन है तो वाटर भी है, H प्लस और OH माइनस में। यहाँ कोई रोल नहीं है। तो बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव का साइन होता है। नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव। और H प्लस और Ag प्लस मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बोला था थ्योरी भूल जाओ तो Cu और Ag का केस याद रखना। इसमें H प्लस नहीं जाएगा, कौन जाएगा, Ag जाएगा। Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया दादा मेरे, Ag बना दिया। अब एनोड पे कौन जाएगा, जो लेस बल्कि है। एनोड पे कौन सा साइन,
पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी NO3 और OH माइनस में कौन सा प्लस बल्कि है, OH माइनस। तो दादा मेरे कौन गया, OH माइनस, जीवन भर OH माइनस क्या बनाता है, O2 प्लस H2O, क्या बैलेंस करेंगे, 2H OH माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो यहां लिखो 2, ये 2Ag प्लस ये 2Ag। क्या कैथोड और एनोड पे समझ में आया, यस सर। यहां कैथोड और एनोड पे समझ में आया, यस सर। तो बस याद रखना, इसीलिए बोला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, और इस थ्योरी को गवर्न कौन करता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अगर वो भूल जाओ तो याद रखना, जिसके नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हो वो अगर H प्लस के साथ दिखे तो सबसे पहले कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो, अगर वो H प्लस के साथ दिखे तो कौन जाएगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट या आयन डिपॉजिट होगा पहले। जैसे कॉपर 2 प्लस, Ag प्लस, प्लैटिनम भी है, आपको गोल्ड भी है, लेकिन कॉपर और Ag आपको सबसे कॉमन दिखते हैं। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर। तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होती है सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, मींस केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। आ गया समझ में। आइए थोड़ा हम चार्ट देख लेते हैं। देखो एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में देखो क्या मिला, आपको पता प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो कॉपर और ऑक्सीजन मिला, समझाया था, बहुत अच्छी बात है। अब आप खुद चार्ट देख लो, जो मैंने चीजें बताई थी वही आपको यहाँ पे दिखने वाला, खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मेरा ट्रिक है उसका भी यूज करो, या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जैसा आपका मन करे आप वैसा इसको कर सकते हो। डन सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे आते हैं। अब थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। फॉर डिटरमिनिंग द इक्विवेलेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, देन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अभी पढ़ाया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड जैसे NaOH का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हुआ, जैसे प्योर कॉपर मिला, प्योर सिल्वर मिला, मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन मेटल लाइक Cl2 मिलता है, O2 मिलता है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन में, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज होता है। डिटरमिनिंग ऑफ इक्विवेलेंट मास, जो फैराडे सेकेंड लॉ था, क्या था सर, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू व्हाट, E1 अपॉन E2। क्या चीजें याद है, यस सर। तो अगर इनको रिपीटेडली आप मेहनत करते रहोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, कहीं कुछ भी मिस नहीं होने वाला। आ गया समझ में। क्लास ओवर करूं, हाँ सर, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।